जय हिंद दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन है। नई सुबह है और नया जोश है, नया उत्साह है। इसी उत्साह को बरकरार रखिएगा। 24 अगस्त बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन किया जाना है। डेट आपकी फिक्स है और याद रखिएगा, जो लड़ेगा वही जो है जीतेगा भी, है ना। यदि आप बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर इस परीक्षा को विशेषकर ध्यान में रखते हुए जो है यहाँ से प्रत्येक दिन, लगभग हर दिन मान के चलिएगा, सुबह 6 बजे स्पेशली जीएस के जो कंटेंट होते हैं 20 प्रश्नों का यहाँ पे संग्रह आपका होगा। और 24 अगस्त से एक दिन पहले तक यानी 23 अगस्त तक ये आपकी कंटिन्यू श्रृंखला आपकी चलती रहेगी। अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। आइए शुभारंभ करते हैं। प्रश्न संख्या 1 की अगर बात करिएगा तो यहाँ पे दिया गया है, देखिएगा, एपी कल्चर है ना। एपी कल्चर का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? रेशम उत्पादन दिया है, अंगूर उत्पादन दिया है, शहद उत्पादन दिया है और या फिर आपका दिया है फल उत्पादन। 4 विधाएं आपकी दी गई है। विधा 1 है, क्षेत्र आपका 4 है, बताना है कि एपी कल्चर किससे रिलेटेड है ना। देखिए, पहले तो इस प्रश्न का मैं आपको सही उत्तर दे रहा हूँ। एपी कल्चर के अंतर्गत मधुमक्खी का पालन किया जाता है और मधुमक्खी किसका निर्माण करती है तो बताइएगा, शहद उत्पादन। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है कि एपी कल्चर का संबंध किससे है, ऑप्शन सी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट होने जा रहा है। शहद उत्पादन से आपका ये संबंधित होगा। शहद उत्पादन लिख लीजिएगा या फिर इसी को आप कह सकते हैं मधुमक्खी पालन। ये तो रहा प्रश्न का उत्तर। प्रश्न की व्याख्या देख लेते हैं। देखिए, एक तो आपका होता है सेरीकल्चर। सेरीकल्चर के अंतर्गत रेशम का उत्पादन करते हैं। विटीकल्चर के अंतर्गत अंगूर का उत्पादन किया जाता है। और हार्टिकल्चर के अंतर्गत जो है वह फल का उत्पादन किया जाता है। तो ये 4 व्यवस्था मैंने आपको बताई, 4 विधाएं मैंने आपको बताई, इसको भी आपको ध्यान देना है। एपी कल्चर तो आपको ध्यान रखना ही रखना है। एपी कल्चर जो है रिलेटेड है शहद उत्पादन से या मधुमक्खी पालन से। इसके अलावा रेशम उत्पादन, अंगूर उत्पादन और साथ ही साथ फल उत्पादन को भी आपको ध्यान देना होगा। चलिए, प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 2 की बात करिएगा, हाँ, प्रश्न संख्या 2 की बात करिएगा, दिया गया है ऋग्वेद संहिता का जो 9वां मंडल है वह पूर्ण रूप से किससे संबंधित है या किसको समर्पित है, यह आपसे पूछा गया है। आपने मन लगा के पढ़ा है और इस तरह के प्रश्न के उत्तर आपको आने ही चाहिए, तभी जो है आप इस कंपटीशन के युग में आगे बढ़ पाएंगे, है ना। लंबा क्वेश्चन है, मन से पढ़िएगा, ध्यान से पढ़िएगा। इस प्रश्न का उत्तर मैं आपसे अपेक्षा करूंगा कि आप इसका उत्तर दीजिए, और इसी प्रश्न का नहीं बल्कि आगे आने वाले जितने भी प्रश्न हैं उनका उत्तर मुझे दीजिए। पूरी ईमानदारी के साथ इस टेस्ट सीरीज को हल करिए। जितना भी आप मार्क्स गेन करते हैं, जितना भी अंक प्राप्त करते हैं, उसको आप कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिएगा। जो कमियां हैं आप मुझसे ऑफलाइन क्लासेस में मुझसे मिल सकते हैं, निश्चित रूप से मैं उसका समाधान करूंगा। आइए, ऋग्वेद संहिता में 9वां मंडल पूर्णतः किससे रिलेटेड है यह आपसे पूछा गया है। देवराज इंद्र और उसके हाथी से समर्पित है। अप्सरा उर्वशी संबंधित है यह मंडल। पौधा एवं जड़ी बूटियों से संबंधित है यह मंडल, या फिर सोम और इस पेय पर नामांकित देवता से रिलेटेड है 9वां मंडल, है ना। इंपॉर्टेंट मंडल है। एक ऑप्शन यहाँ 5वां भी दिया गया है, इनमें से कोई नहीं। देखिएगा, देखिए, जो बीपीएससी परीक्षा लेता है ना, जो बीपीएससी परीक्षा लेता है वहाँ पे 4 की जगह जो है 5 ऑप्शन होते हैं, और 5वां ऑप्शन जो है वह हमेशा या तो उपरोक्त सभी होता है या फिर इनमें से कोई नहीं होता है, और यही ऑप्शन जो है आपको डाइवर्ट करता है आपके सही उत्तर से, है ना। तो प्रश्नों को सही से पढ़ना है, आसानी से पढ़ना है, एकाग्र होकर पढ़ना है, तभी आप सफल होंगे। 9वां मंडल किससे रिलेटेड है? देखिए, पहला ऑप्शन तो बिल्कुल ही रॉन्ग है। देवराज इंद्र, निश्चित रूप से जो है देवराज इंद्र जो है इस काल के सबसे महत्वपूर्ण देवता माने जाते हैं, लेकिन 9वां मंडल इनसे रिलेटेड नहीं है ना। उर्वशी का कोई प्रावधान इसमें नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अप्सराओं का कोई प्रावधान है ही नहीं इस मंडल में। चलिए, पौधों एवं जड़ी बूटियों से संबंधित है यह मंडल, तो यह भी आपका बिल्कुल गलत है, रॉन्ग आंसर आपका है। बच गया ऑप्शन डी और बच गया ऑप्शन ई, है ना। ऑप्शन डी यहाँ पे आपका सही होगा। 9वां मंडल सोमरस से संबंधित है। सोमरस और इस पेय पर जो नामांकित देवता है उनसे रिलेटेड है। सोमरस कहिएगा जिसे आज के युग में आप क्या कहते हैं, मदिरा कहते हैं, शराब कहते हैं। तो 9वां मंडल किससे रिलेटेड है आप बता दीजिएगा। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। सोमरस से संबंधित आपका यह मंडल होगा, ठीक है ना। टोटल मंडल की संख्या 10। ऋग्वेद में
टोटल मंडल कितने हैं? 10 मंडल हैं। किस मंडल में क्या उल्लेख है वह आपसे पूछा गया है। सबसे महत्वपूर्ण मंडल जो आपका होता है वह तीसरा मंडल होता है। पूछा जाता है कि ऋग्वेद के किस मंडल में सूर्य स्तुति से संबंधित आपका गायत्री मंत्र उल्लेख है, तो ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा क्या? तीसरा मंडल। पूछा गया क्वेश्चन, याद रखिएगा। 9वें मंडल में सोमरस का उल्लेख है, तीसरे मंडल में गायत्री मंत्र का उल्लेख है। और कभी कभार तो आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ देता है कि जो गायत्री मंत्र है उसके रचनाकार कौन है, तो विश्वामित्र भी आपको ध्यान देना होगा, ठीक है ना। 10वां मंडल आपसे पूछा आता है, 10वां मंडल किससे रिलेटेड है, तो 10वां मंडल बता दीजिएगा, पुरुष सूक्त से संबंधित है। तो 10 मंडल में से तीसरा मंडल, 9वां मंडल और 10वां मंडल, इन 3 मंडल को स्पेशली ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट आपका होगा तीसरा, जिसमें कि सूर्य स्तुति से संबंधित आपका जो गायत्री मंत्र है उसका उल्लेख है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगर हम यहाँ पे 3 की अगर बात करें, देखिए दिया गया है जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य में पुरुष और महिलाओं की साक्षरता दर में अधिकतम अंतर है। इस तरह का क्वेश्चन अजीबोगरीब लगता है, और यदि आप डीपली नहीं अध्ययन करते हैं ना तो निश्चित रूप से जो है आपका यहाँ पे उत्तर गलत होता है ना, निश्चित रूप से, क्योंकि 5वां ऑप्शन यहाँ पे दिया भी गया है, इनमें से कोई नहीं, है ना। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में पुरुष और स्त्रियों की साक्षरता दर में अधिकतम अंतर आपका पूछा गया है। यहाँ यह नहीं पूछा गया कि सर्वाधिक साक्षरता वाला राज्य कौन है या सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन है। दोनों में मेल फीमेल में क्या आपका अंतर है, वो आपसे सबसे अधिक अंतर कहाँ पे, वो आपसे पूछा गया। देखिए 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला, सर्वाधिक साक्षरता वाला जो राज्य है वो आपका केरल है, ये तो आप सब जान रहे हैं। न्यूनतम साक्षरता की बात करिएगा तो बिहार आपका है। चलिए दोनों में यानी मेल और फीमेल इन दोनों में सबसे कम जो साक्षरता मतलब जो अंतर आपका है दोनों के बीच में किस में है, तो राइट आंसर जो आपका हो जाएगा ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा उत्तर प्रदेश। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्तर सही हो जाएगा, है ना। अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में जो मेल लिटरेसी है, उत्तर प्रदेश की जो पुरुष साक्षरता है 11 के आंकड़ों के आधार पे वह 77% है, और अगर महिला साक्षरता की बात करिएगा तो आपकी 57% है। यानी दोनों के बीच का रेशियो लगभग कितना अंतर आ जा रहा है, तो 20% का अंतर आ जा रहा है ना। तो यही चीज़ आपसे पूछा गया था, मेल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में सर्वाधिक अंतर किस राज्य में है, उत्तर आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। एक प्रश्न मैं आपसे यहाँ पूछता हूँ, कमेंट सेक्शन में इस प्रश्न का उत्तर अपेक्षित होगा। आप मुझे बताइएगा कि उत्तर प्रदेश की वर्तमान जो है साक्षरता, वर्तमान का मतलब 2011 की जनगणना से है, 2011 के आंकड़ों के आधार पे उत्तर प्रदेश की ओवरऑल साक्षरता कितनी है, कमेंट सेक्शन में मुझे आप कमेंट करेंगे, है ना। चलिएगा नेक्स्ट यहाँ पे प्रश्न संख्या अगर 4 की बात करिएगा, वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है। हर सेक्शन से मैंने क्वेश्चन लिए हैं, जीएस के जितने भी पार्ट होते हैं ना मैक्सिमम मैंने कोशिश किया है कवर हो जाए। हालांकि एक वीडियो में संभव नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश मेरी यही रहती है कि जितना भी पार्ट है जीएस का वो सब का सब कवर हो। वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया है, किस स्तंभ में बताया है, ये आपसे पूछा गया है। बहुत ही लेवल इसका हाई है और निश्चित रूप से जो है आपकी खटिया खड़ी होने वाली है ना। देखिए मस्की का लघु स्तंभ लिख दिया है, रुमिन देव का स्तंभ लिख दिया है, कीन स्तंभ लिख दिया है और भाब्रू स्तंभ लिख दिया है, और एक 5वां ऑप्शन आपका इनमें से कोई नहीं जोड़ दिया है ताकि आप डाइवर्ट हो जाए सही उत्तर से, है ना। देखिए अशोक की बात करिएगा, स्वयं को मगध का सम्राट किसने बताया है, इसका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ लेख। इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी भाब्रू स्तंभ लेख। आपको इसको नोट कर लेना है। मैंने पहले ही कहा कि आपको जो है पेन और कापी लेके बैठना है। जो चीज़ें आपको आती हैं वो आप मत नोट करिए, लेकिन जो नहीं आती हैं उसको ज़रूर नोट करिएगा, क्योंकि मैंने वही सेलेक्ट क्वेश्चन किया है जो कि किसी न किसी वनडे एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। मे भी हो सकता है भविष्य में अगर यही क्वेश्चन आपको रिपीटेड मिल जाए तो आपसे वहाँ पे गलत नहीं होना चाहिए। चलिए तो 4 का डी आपका हो जाएगा। प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे 5 की बात करिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह भी आपके लिए होगा, दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, ये आपसे पूछा गया है ना। दक्षिण गंगोत्री कहाँ पर है, उत्तराखंड दिया है, आर्कटिक दिया है, हिमालय दिया है, अंटार्कटिका दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है ना। देखिए एक तो है गंगोत्री जहाँ से उद्गम हुआ है गंगा नदी का, भारत की सबसे लंबी नदी है। दक्षिण गंगोत्री पूछा गया है, तो गंगोत्री तो आपका उत्तराखंड में पड़ता है। अब
50% लड़के जो फ्रेशर्स होंगे, जो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं, वो जो है निश्चित रूप से जो है इस प्रश्न का उत्तर जो है उत्तराखंड लगाने जा रहे हैं, जो कि उत्तर क्या होगा आपका गलत होगा, है ना। गंगोत्री की वजह से आप गंगोत्री कॉमन मत कर लीजिएगा उत्तराखंड से। गंगोत्री से गंगा का उद्गम होता है वह उत्तराखंड में, लेकिन दक्षिण गंगोत्री उत्तराखंड में नहीं है। तब कहाँ है? तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह अंटार्कटिका महाद्वीप होगा। विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप। दक्षिण गंगोत्री एक आपका अनुसंधान केंद्र है ना, भारत के द्वारा अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थापित है। 1985 में जो है ये स्थापित किया गया था अंटार्कटिका महाद्वीप में। उद्देश्य क्या था? वहाँ के धरातल का अध्ययन करना कि कहाँ से कौन सा खनिज आपको मिल सकता है ना। तो दक्षिण गंगोत्री क्या है ये मैंने आपको बता दिया, कहाँ पर है? अंटार्कटिका महाद्वीप में। इस प्रश्न का उत्तर आपका सही हो जाएगा, है ना। 2 रिएक्टर्स आप और याद रखिएगा, 2 अस्थायी अनुसंधान केंद्र आप और याद रखिएगा। एक तो मैत्री, है ना, एक तो याद रखिएगा मैत्री, और एक याद रखिएगा भारती। ये 2 और आपके अनुसंधान सेंटर हैं जो कि अंटार्कटिका महाद्वीप में स्थित है। अब दक्षिण गंगोत्री, मैत्री और भारती ये 3 थे, लेकिन अब दक्षिण गंगोत्री जो है कार्य करना बंद कर चुका है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या यहाँ पे 5 की अगर बात करिएगा, 2 बार 5 आ गया, चलिए कोई बात नहीं है। हाँ, प्रश्न संख्या अगर 5 की बात करिएगा, दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। इस तरह के क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको मिलने हैं। स्पेशली जो आपका स्वतंत्रता आंदोलन का क्षेत्र है ना, वहाँ से प्रश्न बहुतायत में आपको मिलेंगे, याद रखिएगा, है ना। झूला भर भर के आपको मिलेगा। चलिए, भीमराव अम्बेडकर, देखिए एक तरफ तो आपका लेखक का नाम दिया गया है और एक तरफ जो है उनके द्वारा रचित पुस्तक का नाम दिया गया है। देखते हैं कौन सुमेलित नहीं, ये आपसे पूछा गया है। देखिएगा, सबसे पहले भीमराव अम्बेडकर इंडिपेंडेंट पुस्तक लिखा है, बाल गंगाधर तिलक केसरी दिया है, एनी बेसेंट न्यू इंडिया दिया है, दादा भाई नेहरू आपका रफ्ट गुफ्तार दिया है, और इनमें से कोई नहीं 5वां आसन भी टेल में लगा दिया है ताकि आप लोग कंफ्यूज हो, है ना। देखिए, पहली चीज़, बाल गंगाधर तिलक ने केसरी लिखी थी, बिल्कुल सही। मतलब पुस्तक नहीं है ये, जो है समाचार पत्र है, सॉरी ये पुस्तक नहीं है बल्कि समाचार पत्र हैं, कि बाल गंगाधर तिलक के द्वारा 2 समाचार पत्र याद रखिएगा, एक तो केसरी और एक आपका मराठा, है ना। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि मराठा जो बाल गंगाधर तिलक का समाचार पत्र है वो किस भाषा में था? अंग्रेजी भाषा में। केसरी किस भाषा में था? मराठी भाषा में था, है ना। एनी बेसेंट न्यू इंडिया के द्वारा लिखित या संपादित किया गया समाचार पत्र था। चलिए, दादा भाई नेहरू रफ्त गुफ्तार, ये भी आपका जो है सुमेलित है, ठीक है। जो भीमराव अम्बेडकर है ये इंडिपेंडेंस दिखा रहा है, ये चीज़ आपकी जो है गलत है, ये इनका समाचार पत्र नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए, भीमराव अम्बेडकर द्वारा इंडिपेंडेंट नहीं लिखा गया है, बल्कि ये किसका समाचार पत्र है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा, तब देखूंगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में और कैसी चल रही है ना। चलिए, तो फिलहाल मैंने प्रश्न का उत्तर मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? भीमराव अम्बेडकर आपका सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों बाल गंगाधर तिलक केसरी, एनी बेसेंट न्यू इंडिया और दादा भाई नेहरू आपका रफ्त गुफ्तार, है ना। चलिएगा, इसके बाद प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 6 की बात करिए, प्रश्न संख्या अगर 6 की अगर यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, है ना। निम्नलिखित में से कौन असम में 1857 की क्रांति का नेता था, ये आपसे पूछा गया है। दीवान मनीराम दत्त है, पुरंदर सिंह है, पियाली बरुआ है और कंदेश्वर सिंह है। आपको इस असम के नेता का नाम बताना है। ऐसे क्वेश्चन देखिए निश्चित रूप से एग्जाम में आएंगे, है ना। इसको आप कहीं ना कहीं जरूर नोट करिएगा। फिलहाल प्रश्न का उत्तर मैं आपको बता दे रहा हूँ। इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही होगा। दीवान मनीराम दत्त ने 57 की क्रांति का असम में नेतृत्व किया था, है ना। प्रश्न संख्या 7 की बात करिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ट्रिपल स्टार वाला क्वेश्चन है, मैंने भूगोल से लिया है और स्पेशली वर्ल्ड ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन भी आपको पिछले 10 साल के इतिहास में किसी न किसी वनडे एग्जाम में 100% आपको मिलना ही मिलना है ना। उठा के देखिएगा। ग्रेट बैरियर रीफ किस महाद्वीप के समीप स्थित है? दक्षिण अमेरिका दिया है, यूरोप दिया है, अंटार्कटिका दिया है और साथ ही साथ आपका ऑस्ट्रेलिया दिया है। देखिए, ग्रेट बैरियर रीफ जो है विश्व की सबसे लंबी मूंगा की चट्टान है, कोरल रीफ है, और यह जो है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित है। तट याद रखिएगा, उत्तर पूर्वी तट है ना। अगर आपसे पूछा जाए किस महासागर में है तो प्रशांत महासागर में इसकी लोकेशन होगी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलिया भी आपसे पूछता है और महासागर भी आपसे पूछता है और कभी कभी उपसागर भी पूछ देता है, तो याद रखिएगा कोरल सागर जो है
वह आपका प्रशांत महासागर का एक उपसागर है जिसमें कि ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है, विश्व की सबसे बड़ी मूंगा की चट्टान होगी, है ना। चलिए प्रश्न संख्या अगर यहाँ पे हम 8 की अगर बात करिए, देखिएगा, हाँ, फ्रीडम मूवमेंट से लिया गया क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किसने गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती की संज्ञा दी है। निम्नलिखित, देखिए यहाँ पे कुछ वायसरायों का नाम दिया गया है और पूछा गया है किसने गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, लॉर्ड लिनलिथगो है, लॉर्ड वेवेल है, लॉर्ड इरविन है और इनमें से कोई नहीं है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, लॉर्ड लिनलिथगो। इन्होंने ही जो है गांधी जी के आंदोलनों को राजनीतिक फिरौती कहा था। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, इंग्लैंड के ब्रिटिश प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल, है ना। विंस्टन चर्चिल ने जो है महात्मा गांधी को नंगा फकीर भी कहा था। तो एक क्वेश्चन आपका यह भी बन जाता है कि किस पूर्व ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने महात्मा गांधी की कर्मठता को देखते हुए, एकाग्रता को देखते हुए उन्हें नंगा फकीर कहा था। तो उत्तर आप बता दीजिएगा विंस्टन चर्चिल, है ना। कभी कभी यह भी आपसे पूछ देता है कि भारत की स्वाधीनता के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो उनका नाम याद रखिएगा, क्लीमेंट एटली, है ना। चलिएगा नेक्स्ट प्रश्न संख्या यहाँ पे अगर 9 की बात करिएगा, ये क्वेश्चन मैंने ज्योग्राफी से लिया है। 9 की अगर बात करिए, निम्नलिखित में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है। निम्न में से कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। निहारिका दिया है, धूमकेतु दिया है, ग्रह दिया है, एस्टेरॉइड्स दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। कौन सा सौरमंडल का भाग नहीं है, ये आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, धूमकेतु सौरमंडल का पार्ट है, बिल्कुल है। ग्रह सौरमंडल के पार्ट है, ये भी आपके बिल्कुल है। एस्टेरॉइड्स यानी क्षुद्र ग्रह भी जो है सौरमंडल के पार्ट है। इस ऑप्शन में ऑप्शन ए आपका जो है बिल्कुल सही होगा। निहारिका कहिएगा, अंग्रेजी में इसी को आप नेबुला कहते हैं और निहारिका से ही जो है सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। निहारिका से ही सौरमंडल की उत्पत्ति हुई है। तो यहाँ पे जो प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सौरमंडल का पार्ट नहीं है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, नेबुला या निहारिका, है ना। निहारिका परिकल्पना कब पेश की गई थी, किसके द्वारा पेश की गई थी, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे आप बताएंगे, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 10 की यहाँ पे बात कर लीजिएगा। देखिए प्रश्नों का स्तर तो है, इस बात को तो मानना पड़ेगा भाई। आप खुद अंदाज़ा लगाइएगा और कमेंट बॉक्स में आपको प्रश्न कैसे लगे आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ताकि मेरा उत्साहवर्धन होगा और ऐसे ही अच्छे प्रश्न मैं आपको दे सकूँ ना। निम्नलिखित में से किसने महात्मा गांधी जी के चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था, है ना। आप पढ़ते होंगे, पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि महात्मा गांधी जी का पहला सत्याग्रह कौन सा था। सबको हर कंपटीटर है वह इस बात से वाकिफ़ है कि महात्मा गांधी का जो पहला सत्याग्रह था वह चंपारण सत्याग्रह था, है ना। और यह सत्याग्रह आपका 1917 यानी 1917 में आपका हुआ था, ठीक। पूछा क्या गया है, किसने चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। RN टैगोर दिया है, राजकुमार शुक्ल दिया है, राजेंद्र प्रसाद दिया है, NG रंगा दिया है और इनमें से कोई नहीं दिया है। तो देखिए राजकुमार शुक्ल ने तो इनको पत्र लिख के बुलाया था, तो ये तो विद्रोहकर्ता इनके हो नहीं सकते हैं। अच्छा, रविंद्रनाथ टैगोर, राजेंद्र प्रसाद इनके पक्ष में थे, हमेशा खड़े रहे थे, ये भी इनके विरोधी नहीं होंगे। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी यानी NG रंगा, इन्होंने जो है चंपारण सत्याग्रह का विरोध किया था। तो यहाँ पे ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी NG रंगा इनके विरोध में थे, है ना। चंपारण का सत्याग्रह का विरोध करने वाले NG रंगा बता दीजिएगा। हाँ प्रश्न संख्या, हाँ, निम्नलिखित में से किसका लिंगानुपात अधिकतम है। निम्न में से किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। 4 महानगरों का नाम दिया गया है, पूछा गया है कि किसका लिंगानुपात सबसे अधिक है। दिल्ली है, चेन्नई है, कलकत्ता है या फिर मुंबई है। चारों मेट्रोपॉलिटन सिटी है। इस प्रश्न का जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी चेन्नई, है ना। चेन्नई में इन चारों में सबसे अधिक जो लिंगानुपात है वो कहाँ पे है, चेन्नई में आपका उत्तर हो जाएगा। ओवरऑल भारत की बात करिएगा 943 943 प्रति हजार भारत का लिंगानुपात है, ठीक है। और राज्यों में सबसे अधिक कहाँ पे है, तो केरल बताइएगा 1084 और सबसे कम कहाँ पे हरियाणा है, तो 879 आपका है ना। चलिए प्रश्न संख्या 12 की बात करिएगा। देखिए बड़े बड़े ऑप्शन है, परेशान बिल्कुल भी आपको नहीं होना है, बड़े ऑप्शन को देख के घबराना तो बिल्कुल भी नहीं, है ना।
राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं, सब आपने पढ़ा है। केवल प्रश्न को आराम से पढ़िएगा, घबराइएगा मत, है ना। जहाँ घबराए वहाँ आप आता हुआ प्रश्न भी गलत करेंगे, है ना। देखिए धीरे धीरे पढ़ते हैं। राज्यसभा में होते हैं, क्या होते हैं, 250 सदस्य तो होते हैं, तो कन्फर्म है। राज्यसभा में 250 सदस्य होते हैं, तो 275 वाला तो ऑप्शन पहले काट दीजिएगा। 275 सदस्य तो नहीं होते हैं, बी ऑप्शन बिल्कुल भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा। 250 वाला बचा, 250 ए में भी है, 250 आपका सी में भी है। चलिए 200 पहले ए को देखते हैं। 250 सदस्य होते हैं जिनमें 20 सदस्य भारत के राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ये चीज़ इसने गलत कर दी है। 250 तो एकदम राइट है, ये चीज़ एकदम राइट है, लेकिन राष्ट्रपति के द्वारा जो है 20 मेंबर नियुक्त नहीं होते हैं, बल्कि कितने होते हैं, 12 मेंबर मनोनीत होते हैं, ना कि नियुक्त होते हैं। तो ये सही जो उत्तर आपका हो जाएगा। कहीं भी ऑप्शन में देखिएगा, बी तो पहले ही रैंक हो चुका है 275 की वजह से। ए इसलिए रैंक है क्योंकि यहाँ पे 20 सदस्यों की मनोनयन की बात कर रहा है, जबकि होते कितने हैं, 12 मनोनीत होते हैं। टोटल 250 मेंबर होते हैं, तो ए भी आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, रैंक हो जाएगा। ए रैंक हो गया, बी रैंक हो गया। सी की बात कर लीजिए, वो भी देख लिया जाए क्या है कंडीशन। देखिए पहले डी को देख लेते हैं ना। डी की अगर बात करिएगा, डी की बात करेंगे 252 दिया है, 252 भी आपका गलत हो जाएगा। बच गया सी, आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो वही चीज़ मैंने कहा ना कि बड़े प्रश्नों को देखकर घबराना तो बिल्कुल नहीं, यार इतना लंबा लिख दिया है कैसे होगा। सब आपकी सोच के ऊपर डिपेंड करता है। जैसा आप सोचेंगे आपका उत्तर सही होगा, गलत सोचेंगे गलत हो जाएगा। सी आपका सही हो जाएगा, बिल्कुल सही रैंक, बिना पढ़े मैं इसको सही कर दूंगा। 250 मेंबर होते हैं जिसमें 12 सदस्य जो हैं भारत के राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। ऑप्शन सी बिल्कुल राइट होगा। यही चीज़ मैंने आपको शुरुआत में बताई थी, है ना। चलिएगा प्रश्न संख्या 13 की अगर बात कर लीजिएगा, तो यहाँ पे दिया गया है कि राष्ट्रीय सुरक्षा समिति, है ना। राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है। प्रधानमंत्री दिया है, गृह मंत्री दिया है, राष्ट्रपति दिया है, उपराष्ट्रपति दिया है, और इनमें से कोई नहीं दिया है। 5वां ऑप्शन तो केवल आपको डाइवर्ट करने के लिए रखा गया है, कोई मतलब उसका नहीं है। फिर भी राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधान कौन होता है, तो याद रखिएगा ऑप्शन सी आपका जो है यहाँ पे राइट होने जा रहा है। राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर जो है आपकी संसद बनी होती है। और यहाँ पे प्रश्न का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, राष्ट्रीय सुरक्षा समिति का प्रधानमंत्री लगाए तो उत्तर आपका हो जाएगा गलत, गृह मंत्री लगाए तो उत्तर आपका गलत हो जाएगा, उपराष्ट्रपति लगाएंगे तब भी उत्तर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिएगा 13 नंबर सी आपका हो गया। इसके बाद अगर बात करिएगा यहाँ पे निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित है। पॉलिटिकल साइंस से लिया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है ना। भाग, भारतीय संविधान के भागों का आपने अध्ययन किया है, 22 भाग आपके मिलते हैं, किस भाग में क्या है, यह प्रश्न उसी की जांच करने वाला है कि आपको यह मालूम है कि नहीं कि किस भाग में क्या है। चलिए देखते हैं कौन सा युग्म सुमेलित है। पहले तो ये देख लीजिए, देखिए भाग दो आपका जो है, भाग 2 में नागरिकता है ना। यहाँ पे मौलिक अधिकार दिया है, कैसे सुमेलित हो सकता है, सुमेलित तो होगा नहीं। भाग 2 में नागरिकता का उल्लेख है। भाग 3 में क्या है, मौलिक अधिकार है, यहाँ पे नागरिकता दिया, ये भी क्या है आपका सुमेलित नहीं है, ठीक है। भाग 5 की बात करिएगा, यहाँ भाग देखिए नीति निर्देशक तत्व जो है ना वह 4 में है, तो ये भी आपका सुमेलित नहीं है। फिर से देख लेते हैं, मौलिक अधिकार भाग 2 में नहीं है बल्कि कहाँ पे है, भाग 3 में है, जो कि सुमेलित होगा। नागरिकता भाग 3 में नहीं है बल्कि भाग 2 में है। ऑप्शन सी को एक बार ध्यान से देखिएगा, मौलिक कर्तव्य जो है भाग 4A लिखा है, भाग 4क लिखा है, तो ये ऑप्शन मुझे लगता है कि बिल्कुल आपका राइट हो जाना चाहिए। यह आपका सुमेलित है और बाकी 3 जो है आपके सुमेलित नहीं है ना। चलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन सही हो जाएगा सी। प्रश्न संख्या 15 की बात कर लीजिएगा, दिया गया है कि भारतीय संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का केवल एक बार प्रयोग किया गया है ना। मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग एक बार किया गया है और वह किस अनुच्छेद में किया गया है, यह आपसे पूछा गया है। अनुच्छेद 352 दिया है, अनुच्छेद 74 दिया है, अनुच्छेद 356 दिया है और अनुच्छेद 76 दिया है। मुझे मालूम है कि इस प्रश्न का उत्तर 90% लोग जो है क्या देने जा रहे हैं, वह गलत देने जा रहे हैं ना। पूछा गया है कि मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में हुआ है।
आपका जो उत्तर होगा या तो आप 74 लगाएंगे या तो आप 76 लगाएंगे, और ये दोनों ही आपका क्या होगा, गलत होगा। ठीक, आप कहेंगे मंत्रिपरिषद मंत्रिमंडल का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, ऐसा कुछ 74 में कहा गया, 76 में कहा गया है। आपने पढ़ा है, मुझे मालूम है आपने बहुत ज़्यादा पढ़ा है, आपने इतना पढ़ लिया है ना कि मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में आपको अंतर नहीं समझ में आ रहा है। 90% लोग इसको अनुच्छेद 76 लगाने वाले हैं, जो कि उत्तर गलत होगा। 76 में महान्यायवादी है, 356 में आपका भारत का जो इमरजेंसी है, मतलब कह लीजिएगा राष्ट्रपति शासन आपका है, राज्यपात है। जो मंत्रिमंडल, तब देखिए 74 में मंत्रिपरिषद शब्द का प्रयोग हुआ है, ना कि मंत्रिमंडल का प्रयोग हुआ है। ऊपर मंत्रिमंडल की बात हो रही है, ना कि मंत्रिपरिषद की बात हो रही है। मंत्रिमंडल का प्रयोग केवल एक बार हुआ, और कहाँ हुआ है, ऑप्शन ए यानी अनुच्छेद 352 में हुआ है। इस प्रश्न का सही उत्तर आपका 352 होगा, न कि अनुच्छेद 74 होगा, है ना। फिर से देखिएगा, 76 में महान्यायवादी, 356 में आपका राष्ट्रपति शासन, 352 में इमरजेंसी है, नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपात है, और 74 में आपका मंत्री परिषद है, जिसका प्रधान कौन होता है, प्रधानमंत्री होता है। ठीक है ना, प्रश्न का उत्तर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए इस सेशन का 15वां क्वेश्चन जो आपका आने जा रहा है आपके सामने, देखिए दिया गया है। देखिए मैंने साइंस से भी क्वेश्चन लिए हैं ना, साइंस से भी क्वेश्चन लिए हैं। लंबाई से आपको घबराना नहीं है, 15-16 क्वेश्चन ज़्यादा नहीं है, इसको आप पूरा करके देखिएगा, है ना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है, बिल्कुल होती है। पूछा गया है इस क्रिया में होता क्या है ना। हरे पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, सबको मालूम है। प्रकाश संश्लेषण से ही वो क्या करते हैं, अपने भोजन का निर्माण करते हैं। और इस प्रक्रिया में क्या होता है आपसे पूछा गया है, तो आपको ये चीज़ तो मालूम है, आपने भरपूर पढ़ा है कि O2 का प्रयोग होता है, और प्लस क्या होता है, CO2 का प्रयोग होता है। तो ये दो तो गैसें आपकी कॉमन है। ठीक, अब जिस ऑप्शन में O2 CO2 है वही पकड़िए, बाकी जिसमें नाइट्रोजन दिखाई दे रहा है उसको काट दीजिए खड़े खड़े। तो नाइट्रोजन ए में है वो गलत हो जाएगा आपका, नाइट्रोजन आपका डी में है वो भी आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब ऑक्सीजन और CO2 का प्रयोग आपका 2 ऑप्शन बच रहा है। याद रखिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में जो है हरे पौधे CO2 को ग्रहण करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं, ऑप्शन बी में दिखाई दे रहा है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं प्रकाश संश्लेषण क्रिया में। यानी यहाँ पे सी ऑप्शन भी रॉन्ग हो जाएगा, और सही उत्तर ऑप्शन बी आपका यहाँ से हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं, ऑक्सीजन रिलीज करते हैं, और C6H12 और O6 यानी ग्लूकोज का फॉर्मेशन करते हैं, निर्माण करते हैं, है ना। चलिएगा ये भी आपका सही हो गया। इस सेशन का जो अंतिम क्वेश्चन है, इस सेशन का अंतिम क्वेश्चन है, वित्त बिल के वित्त विधेयक के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक होती है। आसान सा क्वेश्चन है, आराम से आप करेंगे। प्रधानमंत्री गलत हो जाएगा, प्रधानमंत्री आपका गलत होगा, राष्ट्रपति आपका बिल्कुल सही होगा। राष्ट्रपति की स्वीकृति वित्त बिल के लिए होती है। विदेश मंत्री आपका गलत होगा, न्यायाधीश गलत होगा, इनमें से कोई नहीं गलत होगा। ऑप्शन भी आपका यहाँ पे बिल्कुल राइट हो जाएगा, है ना। ये रहा आपका 16 महत्वपूर्ण प्रश्न, है ना, आपके लिए, जो बिहार शिक्षा भर्ती की तैयारी करें, शिक्षक भर्ती की। ये बिहार शिक्षक भर्ती के लिए नहीं है, बल्कि चाहे UPP SI हो, चाहे UPP कांस्टेबल हो, चाहे UP SSC पेट हो, या फिर UP SSC जो लेखपाल और ग्रामीण अधिकारी का पेपर देते हैं, उन सभी के लिए ये वीडियो आपका जो है अत्यंत लाभकारी है। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, ताकि यह वीडियो वहाँ तक पहुँचे जिसको वास्तव में इसकी ज़रूरत है ना। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। चैनल पे पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही नॉलेजफुल कंटेंट मैं आपको प्रोवाइड करता रहता हूँ। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग मी।